नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाह रहा हूं जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण अंग और प्रकृति से आच्छादित प्रदेश है। तो मैं आपको आज भारत के दक्षिणांचल में स्थित केरल प्रदेश लिए चलता हूं। केरल प्रदेश प्रकृति सौंदर्य, दर्शनीय स्थलों, पर्व त्योहारों, उपज तथा जाति विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। केरल प्रकृति का चहेता पुत्र है। जिस परमात्मा ने इस भूखंड को रचा होगा उसके हाथ जरूर हरे होंगे। सदाबहार हरितिमा से आच्छादित सह्याद्री के उच्च श्रृंग, झीलों का निर्मल जल, फुर्तीली नदियों का कलकल प्रवाह, लहरों के थपेड़ों से आनंदित सागर के लंबे किनारे, प्रकृति के मादक सौंदर्य और कहां मिलेगा? यह मिलेगा भारत के केरल प्रदेश में। पूरब के शिखरों और पश्चिम के समुद्र तट ने केरल के ऋतु चक्र को वातानुकूलित बना दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से केरल एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है जिसके बारे में मैं आज आपको संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है। केरल पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ छोटा सा भारतीय प्रदेश है। किसी कवि ने कल्पना की है कि केरल एक रानी है जो सह्याद्री पर्वत के तकिए पर सिर टिकाए लेटी है। समुद्र तरंगों की दासियां आटों पर इनके चरणों में घुंघरू बांधती और उतारती रहती है। इस कल्पना का तात्पर्य यह है कि केरल की दो सीमाएं हैं, पूर्व में सह्याद्री और पश्चिम में समुद्र। इस प्रदेश का भूभाग तीन प्रकार का है दोस्तों। एक पर्वतीय, समतलीय और समुद्र तटीय। समतलों की हरियाली तो पर्यटकों का मन मोह लेती है। केरल वासियों को क्या मालूम है लू किसे कहते हैं या रजाई के क्या फायदे हैं। लंबाई में छोटी पर संख्या में बड़ी नदियां केरल को स्वच्छ करती हैं। समुद्र के संग उसके समीप बने कायल विशेष झील को कहा जाता है। दक्षिण केरल की अपनी विशेषता है। तो दोस्तों, यह था केरल की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जानकारी। अब मैं केरल के जन्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि केरल के जन्म के संबंध में एक जनश्रुति है। वह जनश्रुति क्या है? वह जनश्रुति है परशुराम ने। पहले मैं थोड़ा सा आपको बहुत ही संक्षिप्त में परशुराम जी के बारे में बताना चाहूंगा कि भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि के पुत्र, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित किया था और पिता की आज्ञा पर उन्हें अपनी माता का वध कर दिया था। ये विष्णु के 24वें अवतार भी माने जाते हैं। तो भगवान परशुराम ने मातृहत्या के प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भूमि का दान करना चाहा। उन्होंने अपना फरसा समुद्र को लक्ष्य करके फेंका। जितनी दूर समुद्र पीछे हट गया उतनी दूर की जमीन परशुराम को मिली। परशुराम ने इस क्षेत्र में ब्राह्मणों को बसाया। तो इस प्रकार से केरल का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। इस कथा की वैज्ञानिक व्याख्या यह भी है कि वर्तमान केरल किसी जमाने में समुद्र में डूबा हुआ था और बाद में भूगर्भीय कारणों के इस स्वरूप में परिवर्तित हुआ। तो यह वैज्ञानिक रीजन भी है। कुछ लोग केरल को नारियल का देश मानकर केरल शब्द का उद्गम केर यानी नारियल से करते हैं, मगर इतिहास की दृष्टि से केरल शब्द चेर शब्द से निकलता है। दक्षिण भारत चेर, चोल और पांड्य नामक 3 खंडों में विभक्त था। केरल चेर राज्य के अंतर्गत आता था। यहां पहले चेरमान पेरुमाल का शासन था। इसके बाद अनेक छोटे बड़े राजाओं का शासन चला। समय के फेर से एक एक कर ये राज्य पराधीन होते गए। फिर देश के स्वाधीन होने पर प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ। ट्रवनकोर, कोचीन और मालाबार के राज्य शासनों द्वारा पुराने मद्रास राज्य के कुछ भाग को मिलाकर वर्तमान केरल का निर्माण किया गया है। आज केरल एक प्रगतिशील मलयालम भाषी प्रदेश है। पहली बार जब केरल जो लोग आते हैं उन्हें कुछ निराली बातें नजर आती हैं। यहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक बस्ती मिलती है।
नारियल, सुपारी या अन्य फूलों के वृक्षों से भरे छोटे बड़े आहतों से छोटा बड़ा खपरेल वाला फूस या नारियल ताड़ के पत्तों से छाया घर, इस घर में सादे सफेद कपड़े पहने मध्यम आकार के स्त्री पुरुष, यही दृश्य संपूर्ण केरल में आपको दिखाई देता है। दोस्तों, हाल ही में नए फैशन के आलीशान कंक्रीट भवन भी बनते जा रहे हैं। ठेठ केरलीय पोशाक सफेद, जिसे क्या कहा जाता है, मुंडू, लुंगी को हम मुंडू बोलते हैं, और किनारीदार या जरीदार सफेद नेरियत दुपट्टा है। मगर अब अन्य प्रदेशों के लोगों में संगत और सामयिक रुचि प्रभाव से केरल में भी भड़कीले पोशाक पसंद किए जाने लगे हैं। पर्दा प्रथा का यहाँ बिल्कुल अभाव है दोस्तों। तो इस प्रकार से बदलाव तो होते रहता है। केरल में भी वर्तमान स्थितियों में बदलाव देखने को मिल जाएगा पहनावा ओढ़ावा में। फिर भी परंपरागत वेशभूषा दोस्तों केरल की यही है। केरल में मुख्यतः ईसाई, हिंदू और इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ है। 3री सदी में सेंट थॉमस केरल आए थे और उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी। केरल के सैकड़ों मंदिरों में प्राचीनता, प्रतिष्ठा एवं वास्तुकला की दृष्टि से तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ जी का मंदिर सर्वप्रमुख है। इस मंदिर का विराट गोपुर, सोने से मढ़ा हुआ ध्वज स्तंभ और सुंदर मूर्तियां तमिलनाडु के प्राचीन शिला शिल्प की गरिमा घोषित करती है। केरल के पर्वतीय भाग में सबरी गिरीश का मंदिर अवस्थित है। मैं थोड़ा बहुत सबरी गिरीश के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो दोस्तों क्या है, सह्याद्री पर्वत की एक चोटी पर बना हुआ मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित सबरी आश्रम यही था। लेकिन दोस्तों एक सबरी आश्रम छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हर साल अगन में लाखों व्रतधारी विकट चढ़ाई पार कर इस मंदिर की यात्रा करते हैं। किसका? सबरी गिरीश मंदिर का। ठीक है दोस्तों, केरलवासी अपने जीवन निर्वाह के लिए मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर हैं। समुद्र तट एवं समतल भूमि पर चावल की खेती की जाती है। साल में 2 बार खेती की जाती है दोस्तों, भादो और चैत्र में। फिर नारियल और सुपारी की बारी आती है। नारियल को क्या है, कल्प वृक्ष बोलते हैं। इसका तेल सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। केरल में टेपियोका की भी खेती खूब होती है। यह क्या होता है, शक्ल में शकरकंद से मिलता जुलता होता है। हिंदी में रतालू या शिमला आलू कहा जाता है। कृषि उपज के अतिरिक्त समुद्र से मछलियां पकड़ना भी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। तो ये केरल का व्यवसाय हो गया। अच्छा, समतल भागों में क्या होता है, फलदार वृक्षों में जैसे आम, कटहल और केला मुख्य रूप से उगाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। इतने किस्म के केले अन्य प्रदेश में शायद ही मिलते हों। केरल में मेहमानों को केले की नोकदार पत्तल पर भोजन देना शिष्टाचार माना जाता है। काजू केरल का खास मेवा है। इसकी गरी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। यह भारत भर का दुलारा और विदेशों से डॉलर कमा लाने वाला लाडला है। काली मिर्च जो देखने में छोटी और काली कलुटी लगती है, औषधियों की रानी और देश विदेश की बहुमूल्य अतिथि है। केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में रबर, चाय और कॉफी का भी उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इलायची, लौंग, जायफल, चंदन वगैरह भी यहाँ उगाई जाती है। केरल की शीशम की लकड़ी दुनिया भर में मशहूर है। दस्तकारी और लघु उद्योग के विषय में भी केरल आगे है। नजाकत में हाथी दांत और सोने की कारीगरी सबसे महत्वपूर्ण है। लकड़ी, बांस, सींग, नारियल का छिलका, बैंत आदि से सुंदर सुंदर चीजें बनाने में यहाँ के देहाती शिल्पकार बड़े कुशल हैं। पर्यटकों के आकर्षण की चीजें और उपहार के योग्य वस्तुओं का बाजार अच्छा है। बड़े बड़े कारखाने केरल में कम है, किंतु थोड़े से कारखानों से रासायनिक वस्तुओं, रासायनिक खाद, एल्युमिनियम, रबर की चीजें, बिजली के तार, कपड़ा का भी निर्माण किया जाता है तथा बिजली उद्योग भी थोड़े बहुत यहाँ है। शिक्षा के क्षेत्र में केरल अन्य प्रदेशों से बहुत आगे है। आप तो सभी जानते हैं कि यह 100% साक्षर वाला राज्य है। और हिंदी यदि तुलसीदास की रणी है तो मलयालम एसुमछन्न की रचनाओं के कारण गौरवान्वित है। केरल में तमिल, अंग्रेजी और हिंदी का प्रचलन है। प्राचीन काल में संस्कृत, ज्योतिष, मीमांसा, तंत्रशास्त्र आदि के अग्रणी आचार्य केरल में ही हुए हैं। केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार तिरुओणम, तिरु मतलब श्री, ओणम मतलब श्रवण है। सावन मास के
श्रवण नक्षत्र के दिन मनाया जाने वाला तिरुओणम महाबली की कथा से संबद्ध है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सम्राट महाबली कौन थे, क्या है। प्राचीन काल में एक असुर राजा जिन्होंने विष्णु भगवान जिसको विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लेकर पाताल रूप में बेला था, महाराजा बलि जिसको कहा ये वही उसी से संबंधित है। रूढ़ी के अनुसार ओणम के दिन सम्राट महाबली अपनी प्रजा से मिलने केरल आया करते हैं। उन्हीं की खुशी के लिए केरली आनंद वैभव का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह पर्व दावत, नए कपड़े, मेले, गीत, नृत्य, झूले, तमाशे आदि के द्वारा मनाया जाता है। स्वाधीनता के बाद ओणम को केरल का राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया। मुख्य झीलों और नदियों पर लंबी सर्पाकार नौकाओं की प्रतियोगिता होती है। जवानों के कंठों से निकलती लोक धुन की समृद्ध ध्वनि, एक ही प्रकार की वेशभूषा की शुभता और हंसती लहरों को चीरती आगे बढ़ती नावों का मस्तानी चाल, इन सब ये बहुत ही आकर्षक लगता है दोस्तों केरल में देखने में। केरल का अभिनय सहित किया जाने वाला नृत्य जिसे कथकली कहते हैं, यह बहुत ही लोकप्रिय है। भड़कीली वेशभूषा और सरल रंगमंच इसका सबसे आकर्षण का केंद्र है। बड़े बड़े रंगीन घाघरा कुर्ता, चमकदार आभूषण, चेहरे पर रंगों की खास सजावट, सिर पर बड़ा किरीट साफा आदि बड़ा सुंदर लगता है। कथकली से मिलता जुलता पर श्रृंगार प्रधान नृत्य मोहिनी अट्टम भी सुविख्यात है। केरल के गीतकारों में स्वर्गीय स्वाति नेहरू नालराम वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह ट्रावणकोर के शासक थे। विश्वविख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा केरल के ही निवासी थे। त्रिवेंद्रम से 10 मील दूर थोम्बम में अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुशीलन केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ से छोटे बड़े रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। केरल का सबसे दर्शनीय नगर त्रिवेंद्रम है। पुरानी रियासत की शान, नई सभ्यता और रंग तथा प्राकृतिक सौंदर्य के मिठास लिए यह त्रिवेंद्रम है। यहाँ का चिड़ियाघर भी प्रसिद्ध है। तेकट्टी केरल के पर्वतीय प्रदेशों का रमणीक स्थान है। कोट्टयम से करीब 40 मील बागानों के मनोहर दृश्यों का आनंद लेते हुए आप तेकट्टी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, केरल का अक्षय प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के विशिष्ट सामाजिक पर्व त्योहार, वहां की श्रेष्ठ कला एवं संस्कृति के अवदान सभी आकर्षण के केंद्र है। आप यह विश्वास कीजिए कि यदि आप भारत दर्शन के लिए निकले हैं तो केरल के बिना आपका भारत दर्शन बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में हमारे भारत वर्ष के केरल प्रदेश का मैंने चित्रण किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।